गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अब स्कोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब स्कोर की तरफ से चलाए जा रहे मिशन वाइट कोट के तहत एक बार फिर से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस, उसकी थियरी, उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो ये रहा अपना मिशन वाइट कोट, जिसके तहत हम क्लासेस, टेस्ट और क्रैश कोर्स ये सब चला रहे हैं। जिनको भी ज्वाइन करना हो, है ना, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके कि घर में कोई भी ऐसे कोविड के दौरान किसी की डेथ हो गई है, कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों के लिए हम क्रैश कोर्स फ्री में दे रहे हैं। और ऐसे बच्चों को हम फ्री में मॉनिटरिंग या अपनी जो मेंटोरशिप है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और उनके सिलेक्शन के लिए उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो आड़े नहीं आने देंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हमारा है आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर से पहले हम कुछ फंडामेंटल की बात करेंगे, कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, है ना। वो चीज़ें हमें आती होंगी तो बॉन्ड ऑर्डर हमें आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये सब आपको पता होगा, मैंने कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं और उनके एटॉमिक नंबर के नाम लिखे हैं। और आप सबको पता है ये एलिमेंट्स और ये एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर मैंने 3 से लेकर के 18 एटॉमिक नंबर तक और उनसे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है वो मैंने लिख रखा है। ऐसे ही आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना, कि अगर कोई बच्चा बेसिक से इस वीडियो को भी देख रहा होगा तो उसका भी काम आसान हो जाएगा और उसे भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक स्पीसीज है, जैसे मान लो कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, ये बिल्कुल फंडामेंटल सी बात है। अगर हम ये सीख लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना होगा बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 6, है ना। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ठीक है, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो गए 14। O2 के बारे में बात करेंगे तो O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और O2 है कि ऑक्सीजन है कितना 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 16। ओके, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 6 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7। ओके, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 मोर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो 7 + 6 + 1, ठीक है, कितना हो गया 14 हो गया, है ना। यहाँ पर देखो O2 + 2 लिखा है ना। तो फिर से ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन एटम का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 8 और मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, तो ये कितना हो गया 16। और यहाँ देखो क्या हुआ +2 कैसे लगा है, अगर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए हों, निकल गए हों, तभी तो +2 लगा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी आ गई, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, तो 16 - 2 = क्या हो गया 14। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा 8 × 2 ये हो गया। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, है ना, क्योंकि माइनस क्या है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 16 + 2 कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पर हमारे पास है N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और 7 × 2 = 14, है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 × 2 और एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम 1 ऐड कर देंगे, तो 7 × 2 से कितना हो गया 14 और +1 कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 7 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 8, है ना। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकल गया, तो कितना बचा बेटा 8 + 7 कितना हो गया 15 - 1 = 14। और यहाँ पर C2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 × 2 और यहाँ से एक माइनस हो गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया 12 - 1 कितना हो गया 11। ओके, तो इस तरह से हम टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, चाहे पॉजिटिव स्पीसीज हो, चाहे नेगेटिव स्पीसीज हो, यानी कि आयनिक स्पीसीज, और चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हो। अब इसमें हम क्यों एटॉमिक नंबर क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट में जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। क्लियर, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से डिडक्ट कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आ गया। आपने देखा होगा कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं,
आप देख सकते हैं आसानी से, है ना, कुछ ऐसे। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं आइसो मतलब सेम, है ना, एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे, ये एग्जांपल्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अब जैसे इन तीनों को हमें देखना है कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो नॉर्मल अपना क्या होता है, अभी जैसे हम लोगों ने सीखा उस तरह से क्या करेंगे हम, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई 4, ऊपर -3 है तो 3 और ऐड करेंगे, यही तो करेंगे। लेकिन एक बात देखो बेटा, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये कौन सी पीरियड के मेंबर हैं, ये 3rd पीरियड के मेंबर हैं। ओके, फास्फोरस के एटॉमिक, अब देखो है क्या बेटा, O4 में देखो सब में क्या है, O4 कॉमन है, O4 O4 O4, तो किसी में कैलकुलेट मत करो, क्योंकि आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई 4 तो सब में करोगे ना, तो किसी में मत करो, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखो फास्फोरस के एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर 15 और -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 और यहाँ पर -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। कितना हो गया, हर जगह आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिले 18। इस तरह तीनों स्पीसीज क्या हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। आगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लेक्चर्स और रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों स्पीसीज सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं होती, ये आइसो स्ट्रक्चरल भी होती है ना। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का मैंने मेथड बताया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन हमें कोई एक भी मेथड पकड़ लो, उससे अपना काम आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से इन तीनों स्पीसीज को आपको खुद से करना है। ये तीनों स्पीसीज भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल भी होती हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं आपस में। इस तरह के कंपाउंड्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए उनका सेम पीरियड का होना जरूरी है। ओके, जैसे ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब के सब कौन से पीरियड के हैं, 3rd पीरियड के। और यहाँ बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन कौन से पीरियड के हैं, 2nd पीरियड के हैं। यहाँ बोरान का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5, O3 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 सब में कॉमन है, हटा दो। ठीक है, यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 हो गया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। इन सब में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से ये तीनों आपस में क्या हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और साथ साथ में ये आइसो स्ट्रक्चरल भी होती है। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा। अब बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाते हैं, है ना। फंडामेंटल हमारे क्लियर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बेटा जो एक्चुअल में डिराइव हुआ है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हुआ है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पर बेस्ड हम एक अलग से सेपरेट लेक्चर बना देंगे, वो रिकॉर्ड करके, है ना, आप तक पहुंच जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन आज का जो ये लेक्चर है, ये बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट तरीके से सीखने का है, ये बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक सीखने का है। ओके, कि अगर हम में से किसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एग्जाम के समय पे रिवाइज नहीं हो पाई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या हम बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे? जी नहीं, बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे और हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। दो एटम के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल को आप कैसे लिखते हो, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब दो एटम के बीच में, इस मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1। ओके, O2 मॉलिक्यूल के केस में देखो बेटा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। N2 के बीच में, N2 की बात करें तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। ओके, बॉन्ड ऑर्डर बेटा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ओके, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सुनो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना। पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं, पॉजिटिव में भी इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हुआ तो क्या होगा, पर नेगेटिव में नहीं होना। नेगेटिव होने का मतलब आप खुद इसको प्रैक्टिकली फील करके देखो बेटा, कि दो एटम के बीच में प्रेजेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, क्या वो नेगेटिव में हो सकते हैं? नहीं ना, तो कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिस पर हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन कर पाई कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पैरामैग्नेटिक नेचर O2 का
ये 3 चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रही। ओके, पहले ऐसा माना जाता था कि अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं और उनका नंबर आता है, अगर ऑड आता है, ठीक है, अगर इवन आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, और ऑड आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो O2 के केस में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर, और इवन नंबर हो गया तो क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक, लेकिन होता क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो जब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तब तक O2 के बारे में कंट्रोवर्सी थी या सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहली बार इस चीज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होती है। ओके, अब देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती उतनी ज्यादा होगी। और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट हमने और देख लिया। अब इसका क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर इधर मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर भी हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बीच में हम लिखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर। हम शुरुआत करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हुआ तो क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.0। ओके, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इंक्रीज हुए, 1। तो अगर देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना इंक्रीज हुआ, 0.5। जब 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो एक बॉन्ड बढ़ेगा, एक बॉन्ड बढ़ेगा मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, है ना। तो अगर हम 8 से 9 पे जाएंगे तो आधा बॉन्ड बना, ऐसे सोच के देखो एक बार, है ना, आधा बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बढ़ेगा, 0.5। तो 0.5 से बढ़ाते जाओ। अब बताओ 9 से 10 पे गए, 1 मोर इलेक्ट्रॉन, है ना, तो क्या हो जाएगा 1.0, फिर 0.5 बढ़ाओ, 1.5, यहाँ पर 2.0, यहाँ पर 2.5, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 3.0। ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज हैं। अब उल्टा चलो, अगर 15 इलेक्ट्रॉन हुआ तो सेम 16 इधर, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब अगर कल को मैं बोलूं कि सेम बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज के नाम बताओ, तो आप बोलोगे जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो और टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो, वो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो वो दोनों सेम बॉन्ड ऑर्डर की स्पीसीज हो गई। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आसानी से हो जाएगा ना, बहुत आसानी से। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने लिख रखा है, जैसे सबसे पहले अगर मैग्नेटिक बिहेवियर आपको फाइंड आउट करना हो, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब अगर हमें ये बताना हो कि कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज, आयनिक स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होगा। पहला स्टेप आपने कर लिया। अब अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन आ गया, सॉरी अगर इवन आ गया बेटा, तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या लिखना है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्या स्पीसीज कैसी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो अगर मैग्नेट रखा है अपने पास तो मैग्नेट से रिपेल करे, लेकिन फीवली रिपेल करे, मतलब थोड़ा सा रिपेल करे, है ना। सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई स्पीसीज है और मुझे पता लगाना है कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। हमने एक मैग्नेट लिया, है ना, ये स्पीसीज उठाई, हमने इसकी तरफ इसको मूव कराया, अगर इस मैग्नेट से ये रिपेल होती है, हल्का सा रिपेल होती है, तो ये डायमैग्नेटिक है। अगर ये हल्का से इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, तो ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात हो गई। अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो गए, है ना, तो स्पीसीज कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। यहाँ थोड़ा सा रिवर्स लिख उठा है, आप इसको ध्यान से देख लेना। तो ऑड हो जाएगी तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो मैग्नेट की तरफ फीवली अट्रैक्ट होती हैं, थोड़ा आधा अधूरा, है ना, अट्रैक्ट होती हैं, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अब पैरामैग्नेटिक पीछे रीजन क्या है, कोई स्पीसीज पैरामैग्नेटिक क्यों हो सकती है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसे एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें स्पीसीज गिवन है और पूछा गया है कि इन विच स्पीसीज देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा अभी हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देखा। लेकिन हमारे पास 3 स्पीसीज हैं। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीजन का देखोगे तो कितना आएगा, 16 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का देखोगे तो कितना आ जाएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10, 16, 32। ये किस तरह के नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, ऑड या इवन, ये इवन नंबर लिखे गए हैं। इवन नंबर लिखे गए हैं तो इन्हें क्या होना चाहिए, इन्हें होना चाहिए, बताओ, अगर इवन नंबर लिखे गए हैं तो इन्हें क्या होना चाहिए, इन्हें होना चाहिए डायमैग्नेटिक। लेकिन ये तीनों क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो अब आपको ऐसे आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हो, बॉस, है ना, ये 3 स्पीसीज हैं बॉस, है ना, B2, O2, S2, जो कि क्या है, तीनों की तीनों स्पीसीज क्या हैं, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं,
कैसे, इवन नंबर, लेकिन फिर भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो ये आपको ऐसे करके याद कर सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलो अब अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ तो क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल के दोनों एटम एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो एक बॉन्ड ऑर्डर इज 0, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एंड दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 3 स्पीसीज हैं, Be2, He2, Ne2, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। मतलब ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में बार बार पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनसे मैंने आपको बताया है कि ये 3 स्पीसीज हैं। बहुत आसानी से याद कर सकते हो, रटने की बात नहीं है। ऐसे याद करो जैसे घर में बहनें होती है ना, तो वो क्या होता है, शादी करके अलग अलग घर चली जाती हैं, एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। तो देखो क्या लिखा है, BEHENE, बहने, ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हो। पहले मैंने आपको बॉस बताया, अभी इधर ये बता दिया, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक वाला ही पूरा का पूरा ये मैटर चल रहा है अभी, ये उसी पर बेस्ड क्लास है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जब लॉजिकल अप्रोच वाला अपना रखेंगे या उस तरह की क्लासेस रखेंगे तो पूरी बात डिटेल में की जाएगी कि ऐसा क्यों होता है ना, जो टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड होगी। ओके, तो तीनों का नाम याद रखना बेटा। जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके नीट कैन सॉल्व में, जेईई कैन सॉल्व में, जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि विच स्पीसीज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो वहां पर एक ऑप्शन तीनों में से जरूर 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 से होगा, ठीक है, कभी भी देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चंस आज कराने वाला हूं बॉन्ड ऑर्डर पे, और इन 5 क्वेश्चंस में जितनी भी वैरायटी हैं वो सारी आ जाएंगी, और लगभग इन्हीं 5 पर सारे बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस जो टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड होंगे वो शायद अभी आपसे ना हो पाए, बट फिर भी आपसे मेजर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मतलब मोर देन 90% आप कवर कर लोगे, है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn माइनस Cn प्लस NO एंड Cn, व्हिच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इतनी सी बात बतानी है। तो मैंने आपको भी क्या सिखाया, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे। तो जरा सारी स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके देखो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और 8 प्लस 7 15, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 15। Cn में बताओ, इधर 6 प्लस 7, क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो 6 प्लस 7 प्लस 1, क्योंकि 1 मोर इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहां पर देखो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 माइनस 1, ये कितना हो गया बेटा 7 6 13, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे हो गया। अब अगर आपको देखना हो कि यार अब हम कैसे पता लगाएं, है ना, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और 15 है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5 हो जाएगा, है ना। तो अगर इस तरह की चीजें हमें मिल रही हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने अभी आपसे क्या बताया कि अगर इस तरह से हमें दिख रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम हो जाएगा। और आप क्या करोगे, फटाफट से लिख लिया करो ऐसे 8 9 10 11 12 13 तक लिख के रुक जाओ। फिर इसके बगैर ऐसे लिखो, यहाँ पर 14, फिर यहाँ से लिखो 15 16 17 18 19 और 20, बस रुक जाओ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करो 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 और इधर 3.0। टोटल इलेक्ट्रॉन 15 और 13 और 15, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। उसने हमसे क्या पूछा है, ठीक है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो अगर क्वेश्चन पूछता सेम बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा आंसर हो जाता ये और ये, है ना। अभी उसको पूछा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, तो हाईएस्ट भी किसका होगा, देखो 2.5 से हाईएस्ट कोई है, हाँ है। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3.0, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर Cn माइनस, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3.0, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसी में है ही नहीं। ओके, 3 से ज्यादा पॉसिबल बॉन्ड ऑर्डर होता भी नहीं है, क्योंकि किसी भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। फिर कुछ बच्चों को याद आएगा, नहीं सर CO प्लस में तो 3.5 बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था, उसका क्या, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या क्यों होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। मैंने अभी पीछे आपको सॉल्व कराया, जैसे है ना वही लिखने की आदत डाल लो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देख लो कैसे होगा। नाइट्रोजन का हमें कैलकुलेट करना है, चलो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7 और ऑक्सीजन का कितना होगा 8 और ये +1 लगा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो -1 हो जाएगा। 8 + 7 15 -1 = 14। ओके, इधर आ जाओ। ऑक्सीजन O2 - 2, O2 - 2 मतलब बेटा 8 × 2 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं तो +2 कर लो, है ना, तो कितना हो गया 18 हो गया, है ना। 16 + 2 18। इधर आ जाओ। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 + 1 तो ये 7 + 6 13, 13 + 1 = 14, ये 14 हो गया। इधर देख लो 6 + 7 - 1 तो 6 + 7 = 13, 13 - 1 = 12। ओके, अब आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, तो यार ये देखो 14, इसमें भी 14, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। अभी तो पीछे देखा हमने 3.0, आंसर आ गया। क्लियर, आगे देखते हैं। Which of the following are arranged in an increasing order of their bond strength? अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये आपको फॉलो करना है ना। तो जब कभी भी इस तरह के आयनिक स्पीशीज में आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, करके देखते हैं। तो मैं अपना अलग ऑर्डर अपन लोग लिखते हैं, है ना। मान लो हमारे पास एक O2 प्लस है, एक O2 है, एक O2 -1 है, एक O2 -2 है। ओके, चलो O2 + 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। O2 तो 8 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 8 तो 16, 16 - 1 = 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इसमें 8 2 16 और -1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितना हो गया ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर लिख लो इनका फटाफट से, बॉन्ड ऑर्डर लिख लो। अब आपको कैसे याद रहेगा अचानक से, तो याद करो 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन था तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, फिर 15 का 0.5 कम करो, फिर 16 का 0.5 और कम करो, फिर 17 का 0.5 और कम करो, बस इसी के थ्रू चलते जाओ। तो 14 का आपको पता है कितना होता है 3.0, तो 15 का कितना होगा बेटा, चलो जल्दी बताओ, जल्दी क्या होगा 15 का हो जाएगा 2.5, 0.5 कम कर दिया, ठीक है। 16 का कितना होगा बताओ, और 0.5 कम करो 2.0, 17 का कितना होगा 1.5 और 18 का कितना होगा बताओ, 18 का और 0.5 कम कर दो 1.0। क्लियर है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में ये अरेंज हो गया, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड की लेंथ उतनी ही कम होगी। क्लियर। और इसमें हमसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है हमसे इसमें, तो अब आप बता दो आंसर क्या होना चाहिए इसमें, आपको दिख रहा होगा साफ साफ आंसर, ठीक है। यहाँ पर O2 प्लस O2 प्लस O2 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 माइनस O2 -2, आंसर क्या होगा सेकंड। क्लियर है आंसर, बिल्कुल सही से आ गया समझ में सबको, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अच्छा अगर मैं पूछूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ तो इसी का जस्ट रिवर्स कर दो। क्यों, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। अरे बचपन में किसान की कहानी सुनी होगी, किसान अपने बच्चे को एक बड़ा सा वो है ना लकड़ी, वो जो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा देता है ना, कहता है इसे तोड़ो, वो तोड़ के 2 कर देते हैं, कहते फिर तोड़ो, फिर तोड़ के कहते हैं 4 हो जाते हैं, बोले अब तोड़, बोले अब नहीं टूट रही है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ वाली, है ना। तो एक बड़ी सी लकड़ी है उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना, उसकी स्ट्रेंथ मजबूती कम है क्योंकि लंबाई ज्यादा है ना। जैसे ईशांत शर्मा, फिर उसको ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया, अब क्या हो गया, अब लंबाई कम हो गई तो मजबूती थोड़ी सी और बढ़ी, और ब्रेक करके छोटे से पार्ट में कर दिया, अब क्या हो गया, मजबूती और बढ़ गई, स्ट्रेंथ और बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। यही तो फंडा है ना यार इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, मतलब मजा आ जाएगा करके, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन आया है कर्नाटका नीट में और जेईई में, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आया, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है बेटा कि मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड होना चाहिए, है ना, दोनों चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो चलो बताओ N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, क्लियर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, ठीक है। और N2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 14 - 1 13,
13 है। अब बताओ 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, याद करो 2.5, ठीक है, तो यहाँ आ गया 2.5। अब बताओ यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और इसमें हमसे क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड, तो पहला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है। दूसरे पे चलते हैं। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, और 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, याद करो कैसे, अपन ने देखा था 14 का कितना होता है 3.0, ठीक है, तो 13, 12, 11 ऐसे लिख लो। इसका कितना होगा 2.5, इसका कितना होगा 2.0, है ना, इसका कितना होगा 1.5, ठीक है, इधर लिख लो 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। अब चलो सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें ना, अभी तो पीछे सीखा था हम लोगों ने, है ना। चलो दूसरा करते हैं। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 × 2 = 12। 12 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड ऑर्डर आते हैं, 2, है ना, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। और C2 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12 - 1 = 11, और 11 का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। क्या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, नहीं ना, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्लियर। हम मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ये दोनों यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और यहाँ पर तो एक ही पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो दूसरे के बारे में बात कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, चलो थर्ड वाले पे चलते हैं बेटा। यहाँ पर O2 क्या होगा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 16, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ हो गया 2, और O2 + 1 तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16 - 1 = 15, और 15 अगर अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। अरे वाह, बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया। तो यहां पर पहला पॉइंट हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया, बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। अभी मैंने आपको पीछे सिखाया कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन हो, सम संख्या में हो, जैसे 2, 4, 6, 10, 14, है ना, इस तरह से हो, तो वो क्या होगी स्पीशीज, वो होगी हमेशा डायमैग्नेटिक। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड हो, जैसे 1, 3, 5, 7, जिसे हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ये हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। लेकिन फिर मैंने आपको 3 स्पीशीज बताई थी, B2, O2 और H2 बॉस, ये तीनों के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इवन है, फिर भी ये तीनों क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, और O2 प्लस क्या है, O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ 15, और 15 मतलब क्या हो गया, ऑड या इवन, ऑड, और ऑड हो गया तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही रह जाएगा, है ना, ये पैरामैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक ही रह गया। क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हुआ लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। क्लियर हो गया, उम्मीद तो जगी थी लेकिन अभी खत्म हो गई। अभी इधर चलते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। चलो पहले NO में बॉन्ड ऑर्डर निकालो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ऑक्सीजन का 8 + 7 कितना होता है 15, और बताओ 15 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, तो यहाँ आ गया 2.5। अब NO+ में बताना है, ठीक है, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, ऑक्सीजन का 8, और 8 + 7 15, और 15 और +1 लगा है उसके ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे 14, और 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0, तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, 2.5 से 3.0, बहुत अच्छी बात है। अब हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी आपने क्या कैलकुलेट किया बताओ, 8 + 7 15, और 15 मतलब कैसा नंबर है ये, ऑड, और ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, तो ये था पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब आ जाओ NO+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 + 8 15, 15 - 1 14, और 14 कैसा नंबर है, इवन, और इवन होगा तो क्या होगा डायमैग्नेटिक, तो ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया। पैरामैग्नेटिक मतलब पहले मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, डायमैग्नेटिक मतलब अब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं रिपेल हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, मंडे से अपनी जो क्लासेस चल रही हैं, क्रैश कोर्स एग्जैक्टली 8:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। जो वीकली शेड्यूल है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है।
जो कमिंग संडे होगा इस वीक के बाद, है ना, जो 1 अगस्त को पड़ेगा, उस दिन आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में वही सिलेबस वही आएगा जो पूरे वीक भर कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। डेली जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड नाइट में टेलीग्राम पर क्विज होगी, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब आप पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये है कि अगर कोई अभी भी परेशान है, चीजों को लेकर के हैरान है, या कैसे करना है कैसे नहीं करना है इस बात का डर है, तो वो हमसे डायरेक्टली जुड़े, है ना। सिर्फ जुड़ जाओ, है ना। डे 1 से ही आपको डिफरेंस दिखने लगेगा कि मुझे यहाँ पहले होना चाहिए था। क्लियर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आजकल, है ना, जल्दी ही मैं अपना छोटे छोटे और सेगमेंट लाने वाला हूँ, जैसे कि जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा डायपोल मूवमेंट के बारे में। डायपोल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डायपोल मूवमेंट वाला अपना पॉइंट है उसको हम अगले यूट्यूब वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके आपको पढ़ना है ना, आपको उसके बारे में समझना है, आपको लगता है यार ये मुझे कोई समझा देता तो बेहतर होता, कितना से टफ टॉपिक आपको लगता हो, आप उसे हम तक भेजें, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं आपको सबसे आसान तरीके से उसको समझा के दिखाऊंगा। इवन उसके जितने क्वेश्चंस होंगे वो भी हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप अभी के अभी, अगर आपने अभी तक ना किया हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, है ना। मेरे कहने की आदत नहीं है मेरी, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि कर ही लो, क्योंकि आपका सच में बहुत फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।